अगला सवाल है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं या अपचयन कहते हैं या संक्षारण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की जो वृद्धि होती है वो ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगले सवाल की ओर चलें तो कहता है अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा या 7 होगा या 14 होगा। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम, और अगर क्षार रहता तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो होता 7 से क्या चीज़, अधिक होता। और अगर हम 7 से क्या होता, अधिक होता। अगर उदासीन रहता उसका पीएच मान 7 रहता। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में आपसे क्या कहा है, अगला सवाल नंबर कहा कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। मतलब धोने वाला सोडा जिसको कहते हैं वाशिंग सोडा, तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 या Na2CO3 इंटू 2H2O या Na2CO3 इंटू 10H2O या Na2CO3 इंटू 5H2O। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। और आगे बता लेते हैं हम यहाँ पे कुछ और सवाल। अगर रहता NaHCO3 तो इसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और NaOH का अगर होल ट्वाइस रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। सॉरी ये शुष्क बुझा हुआ नहीं बाबू, शुष्क बुझा नहीं, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। अगर रहता CaO तो CaO को हम लोग कहते हैं कली चूना। और एक सवाल यहाँ पे और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये Na2CO3 को कहा गया सोडियम कार्बोनेट जिसका विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो ये सवाल याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने कहा गया कि मधुमक्खी का डंक, क्या बाबू फिर से देखिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो वह अम्ल क्या हो सकता है। मतलब मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक, बिच्छू के डंक, इन सभी के डंकों में एक अम्ल होता है जिसके कारण काफ़ी जलन और दर्द होता है। तो वह अम्ल होता है कौन, मेथेनोइक अम्ल होता है या एथेनोइक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल होता है, तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मेथेनोइक अम्ल। अब मेथेनोइक अम्ल को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। और इसका सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH होता है। आगे चल लेते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान देना, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। ये सब कितना बार हम लोगों ने इसको दोहराया हो बाबू, फिर से अगले वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो डाला गया है। इन सभी सवाल को कितना बार दोहराया गया है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा होगा या मधुमेह होगा या स्कर्वी होगा या एड्स होगा। तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो होता है घेंगा। घेंगा को हम लोग गलगंड भी कहते हैं। घेंगा को गलगंड या कभी कभी ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो घेंगा को गलगंड भी कहते हैं या कभी कभी घेंगा को ग्वाइटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मधुमेह नामक जो बीमारी होती है इंसुलिन की कमी से होती है। स्कर्वी नामक बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होता है। एड्स जो होता है वह वायरस से होता है, याद रखना है। चलते हैं आगे सवाल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन, ध्यान दीजिएगा, कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, दो नाम। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऐसे निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन है, वृद्धि हार्मोन है या थायरॉक्सिन है या इंसुलिन है या एंड्रोजन है। तो ये वृद्धि हार्मोन। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। हम बात कर लेते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो ये निकलता है थायरॉइड ग्रंथि से। थायरॉइड एक प्रकार की ग्रंथि है, थायरॉइड एक प्रकार की ग्रंथि है जिससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, और ये हार्मोन निकलता है कहाँ से, अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएं से। और एंड्रोजन निकलता है, ध्यान देना, एंड्रोजन हमने कहा, एंड्रोजन निकलता है ब्रिसन,
ब्रिसन, कहाँ से बाबू? ब्रिसन से, याद रखना है। चलते हैं अगला सवाल। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, ध्यान दीजिएगा। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। यह भोजन पकड़ता है कुटपाद से। किससे पकड़ता है? कुटपाद से। ग्रहण भी करता है किससे? कुटपाद से। अमीबा का गमन अंग भी क्या कहलाता है? कुटपाद ही कहलाता है, याद रखना। बहुत सारा सवाल इसे बता दिया। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? कुटपाद से पकड़ता है। अमीबा का गमन अंग भी क्या कहलाता है? कुटपाद कहलाता है। सवाल है इसमें, क्या चीज सवाल है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन होगा, विखंडन होगा, बीजाणु जनन होगा, या इनमें से सभी? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विखंडन के द्वारा। अमीबा में किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। अगर हम बात करें मुकुलन किसके द्वारा होता है? मुकुलन जनन किस में होता है? तो ये होता है ईस्ट में और होता है हाइड्रा में। दो जीव याद रखना, ईस्ट में और हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया कि ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? तो मुकुलन होता है। और विखंडन द्वारा किस में हो रहा है? तो अमीबा में हो रहा है। आगे सवाल, पुष्प का मतलब फूल का कौन सा भाग फल बदलता है? कौन सा भाग फल बदल जाता है? फल पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, अंडाशय होगा या बीजांड होगा? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अंडाशय जो है ना, अंडाशय बदल जाता है फल में, अंडाशय बदल जाता है फल में, और बीजांड बदल जाता है बीज में। अंडाशय बदल जाता है फल में और बीजांड बदल जाता है किसमें? बीज में बदल जाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। कौन सा बाबू? अंडाशय बदल जाता है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? चूने के पानी को दूधिया रंग प्रदान कर देता है कौन? Cl2 या SO2 या CO2 या O2? तो कौन सा जो है ना वह चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। चलते हैं आगे बुआ। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टमाटर में या संतरा में या सिरका में या इमली में? किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जो इमली में है उसमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगले सवाल चलते हैं। किसका रासायनिक सूत्र जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत इजी सवाल बोर्ड ने पूछता है, लेकिन लोग कहते हैं ना बहुत टफ सवाल पूछता है। अगर आप सवाल को ध्यान से अगर देकर पढ़े ना तो हर सवाल आपसे बनेगा। और ये जो हम जितने सवाल को हम करवाना है ना, सभी के सभी सवाल बोर्ड में पूछा गया है। बशर्ते हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप उसको देख सकें और ये कॉन्फिडेंस जा सके कि हम कितना सवाल को बना सकते हैं और कितना हमसे बन सकता है और कितना हम पानी में जा रहे हैं और कितना हम बेहतर कर रहे हैं बाबू। तो पहला 15वां जो सवाल है वो कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × H2O या CaSO4 × 2H2O या CaSO4 × 10H2O या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहता है तो CaSO4 × H2O हो जाता है। अगला सवाल कहा गया है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कहा गया कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने से कौन सी गैस निकलती है? जिंक एक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है। तो याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था धातु प्लस अम्ल अभिक्रिया करता है तो निर्माण कर लेता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बाबू हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहा गया अगला सवाल में कहा गया है कौन लेंस का आवर्धन है? लेंस का आवर्धन को लिखते हैं देखिए एम से, और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं मात्रक विहीन कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन का मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। पर हमें सवाल जो है वो कहता है आवर्धन का मात्रक क्या है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? तो आवर्धन में होता है बाबू प्लस। आवर्धन लेंस में आवर्धन का मान होता है प्लस, तो हो जाएगा V/U। अगर यही दर्पण रहता तो दर्पण में हो जाता माइनस में V/ क्या चीज U। ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा।
अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि कौन नेत्र का रंगीन भाग है। रंगीन का मतलब कलर वाला भाग, तो कलर वाला भाग कौन है? कॉर्निया है या रेटिना है या परितारिका या पुतली। तो रंगीन भाग वह परितारिका है, जिसको हम लोग आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के कलर का जो रंग का मतलब होता है वो भी किससे होता है? आइरिस से। जैसे बहुत सारे व्यक्ति का देखना कलर जो भूरा होता है ना, वो भी किससे होता है? आइरिस से। इतना ऑब्जेक्टिव। कुछ और ऑब्जेक्टिव हम लोग बात कर लेते हैं। पुतली का रंग काला होता है क्योंकि ये किसी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल रंग का या नीले रंग का या पीले रंग का या नारंगी रंग का? तो वायुमंडल में किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग के बाबू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कहा गया है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, मतलब पहले दिखाई देने लगता है? परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकीर्णन या वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकीर्णन दोनों। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अभी हम लोग कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन में वर्णन करनी है। स्पर्शक द्वारा या जीभ द्वारा या कुटपाद द्वारा या मुंह द्वारा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कुटपाद के द्वारा। कुटपाद का एक और नाम याद रखिएगा, पादाव भी कहते हैं। कुटपाद का दूसरा नाम क्या होता है? पादाव होता है। 21 नंबर सवाल। चलते हैं बाबू अगले। 21 के बाद अगर हम 20 नंबर सवाल की बात करें, चलते हैं 21 के बाद 21 नंबर के बाद 22 नंबर जो सवाल आपके सामने कहा गया है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? मतलब वसा के पाचन करने में कौन सा एंजाइम भूमिका निभाता है? पेप्सिन है या ट्रिप्सिन है या लाइपेज है या इमाइलेज है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज नामक जो एंजाइम जो है ना, वो वसा पर नियंत्रण करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है? श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। वायवीय को हम लोग कहते हैं ऑक्सी श्वसन और अवायवीय को कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। अवायवीय और अनॉक्सी कहा जाता है, वो अनॉक्सी। तो किस में ज़्यादा? वायवीय जो होती है वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है। और किस में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बाबू वायवीय श्वसन में निकलता है, इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। कम मात्रा में ऊर्जा किस में निकलता है? हवाई में निकलता है। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग ट्रैकिया है या गिल्स है या त्वचा है या फेफड़ा है? तो मछली का जो श्वसन अंग है, वो मछली का श्वसन अंग जो है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, मछली का ना कि नहीं चला गया, सॉरी, मछली का श्वसन अंग, मछली का जो श्वसन अंग है वो क्या है? गिल्स है। मछली का श्वसन अंग क्या बाबू? गिल्स है। मछली का जो श्वसन अंग है वो क्या है? गिल्स है। ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो होता है वो कीटों का होता है। कीटों का श्वसन क्या होता है? ट्रैकिया। जैसे टिड्डा का अगर पूछा जाता या तिलचट्टा का पूछा जाता, तिलचट्टा का, तो इन सभी का जो श्वसन अंग रहता वो क्या रहता बाबू? गिल्स रहता। सॉरी, टिड्डा और तिलचट्टा का रहता क्या चीज? कीट रहता, कीट रहता, सॉरी ट्रैकिया होता हो, क्या किधर चल जाते हैं। तिलचट्टा या टिड्डा ये दोनों कीट है और इसका श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है? ट्रैकिया होता। त्वचा होता है किसके द्वारा? सॉरी, त्वचा के द्वारा किस में होता है? तो ये होता है, याद रखिएगा, केचुआ में। केचुआ बाबू, केचुआ में याद रखिएगा त्वचा के द्वारा होता है। और हम बात करते हैं फेफड़ा के द्वारा मनुष्य में कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहा गया है कि कौन उभयलिंगी है? केचुआ या मेढक या मछली या कछुआ? कौन जो है उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी हमारा हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है जीव है बाबू वह उभयलिंगी जीव है। अगला है, कहा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। और ये भी मटर का पौधा कैसा है? उभयलिंगी है। मटर के पौधा कैसा है? उभयलिंगी है। मटर के पौधा कैसा है? उभयलिंगी है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है कि निम्न में कौन अवशेषी अंग है? निम्न में कौन अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी या अंगूठा या कान या अपेंडिक्स? तो कौन अवशेषी अंग है जिसका मानव शरीर में कोई काम नहीं? तो सवाल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपेंडिक्स जो है ना मानव शरीर में अवशेषी अंग है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है ना वो किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से या मृदा संरक्षण से या जल संरक्षण से या वृक्षारोपण से? तो वन संरक्षण से। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल में क्या
क्या कहा गया है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको कहेंगे अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसको एकदम रट जाना है बाबू। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी याद रखिएगा, ऊपरी मुखी। बोलिए ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी। इसको रट जाना हुआ, ऊपरी मुखी। क्या चीज़? ऊपरी मुखी। अगला सवाल कहता है हमारे घरों में, हम लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति होती है वो कितना पर होता है। मतलब हमारे घरों में जो विद्युत बिजली आती है ना वो कितना पर आती है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, या 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 220 वोल्ट पर कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा। अगर हर्ट्ज में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज। और हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल की हम बात कर लें तो अगला सवाल में कहा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम लोग सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, या बादलों वाले दिन, या गर्म दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बादलों वाले दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? मतलब कौन सा ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त नहीं होता है? भूतापीय ऊर्जा, या पवन ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा, या जैव मात्रा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, हमें सूर्य ऊर्जा से कोई लेन देन नहीं है। अगला कहा गया है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील अगर पूछा जाता कि सक्रियता श्रेणी में सबसे कम है तो प्लेटिनम, और सबसे ज़्यादा है पोटेशियम। लेकिन अगर ऑप्शनल के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा लोहा। सबसे कम अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कार्बन की परमाणु संख्या। कार्बन की परमाणु संख्या है 6 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, या 11 होगा। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितना हो जाएगा? 6। सोडियम की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 11। सोना की परमाणु संख्या, सोना का संकेत होता है यू, इसका हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा? 79। क्या हो जाएगा? 79। और चांदी का बाबू याद रखिएगा 47, जिसका संकेत होता है एजी। चांदी का संकेत एजी, परमाणु संख्या कितना? 47। और यह सबसे अधिक सर्वोत्तम सुचालक कहा जाता है कौन? चांदी। चांदी सबसे सर्वोत्तम सुचालक कहा जाता है। चलते हैं आगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध रहता है। त्रिआबंध हो वे क्या कहलाते हैं? अगर एकल आबंध हो तो वह कहलाता है एल्केन, द्विआबंध हो तो वह कहलाता है एल्कीन, और अगर 3 आबंध हो तो वह कहलाता है एल्काइन। याद रखना है, एक आबंध एल्केन, द्विआबंध एल्कीन, 3 आबंध एल्काइन। तो ये बाबू कहा गया 3 आबंध। तो त्रिआबंध में कौन हो जाएगा? एल्केन होगा कि एल्काइन? तो हमारा सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एल्काइन हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है एथेनिल, यहाँ पे एथेनॉल होगा। क्या होगा? एथेनॉल। तो याद करिए एथेनॉल का कौन होता है क्रियाशील मूलक? ए सिंगल बॉन्ड OH, या सिंगल बॉन्ड CHO, या सिंगल बॉन्ड COOH, या डबल बॉन्ड CO। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। हम बात कर लेते हैं इसका सिंगल बॉन्ड CH का होता है जो एल्डिहाइड का होता है। ये किसका होता है? एल्डिहाइड। ये होता है बाबू याद रखें कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और ये होता है कीटोन का। हमने सही बता दिया। ये है अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये है कीटोन का। चलते हैं अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। मतलब अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो रहा है तो सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? दर्पण हो सकता है केवल समतल, या केवल अवतल, या केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, समतल और उत्तल में बाबू सीधा ही बनता है, चाहे आप जहाँ पे रख दीजिए, समतल और उत्तल में सीधा ही बनता है। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि किसी कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, या उत्तल, या समतल उत्तल दोनों। तो अग्रदीप में बाबू अवतल का उपयोग करते हैं। अग्रदीप में जिसको हम लोग कहते हैं हेडलाइट, तो हेडलाइट हो, या याद रखना बुआ सोलर कुकर हो, या सर्च लाइट हो, या रोगियों के कान नाक गला चेक करना हो, इन सभी के उपयोग में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
38 के बाद हम लोग चलते हैं 39 की ओर। ध्यान दीजिएगा, 39 नंबर सवाल हम लोग चल लेते हैं। 39 नंबर जो सवाल कहता है वो कहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? हीरा का होता है 2.42। याद रखना हुआ 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आगे सवाल चल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा गया है? अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो उत्तल को हम लोग कहते हैं अभिसारी। लेंस की हम बात कर रहे हैं। उत्तल को अभिसारी और अवतल को कहते हैं अपसारी। ये दोनों याद रखना हुआ। तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल की बात करें, कहा गया है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या के है, बल्कि इसके पहले जितने भी आवर्त सारणी थे ना वह परमाणु द्रव्यमान के थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के। और इसको किसने दिया है? तो हेनरी मोसले ने दिया है। ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखना, हेनरी मोसले ने दिया, परमाणु संख्या के आधार पर दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार क्या कहलाती है? मतलब ऐसे जो कतार होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे कतार को हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे की बात किया जाए, इस प्रकार से उदग्र रहता है तो उदग्र कहते हैं या समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं। तो इस वर्ग की संख्या होती है 18, जबकि आवर्त की बात करें तो आवर्त की संख्या होती है 7। अगला सवाल, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या विधि उपयोग कर सकते हैं? अगर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाना है तो हम लोग कौन से विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्रीज लगाकर या पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो याद रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ऑप्शन कौन है बाबू? बी, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला सवाल कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? क्या सवाल है? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? क्या ओम होगा या ओम प्रति मीटर होगा या वोल्ट प्रति मीटर या ओम मीटर? सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ओम मीटर बाबू। प्रतिरोध अगर रहता, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलते हैं अगले सवाल। कहा गया, ध्यान दीजिए, अगला सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी है या लोहा है या नाइक्रोम है या रबर है? तो सबसे अच्छा चालक की बात कर लेते हैं तो वह चांदी होता है, जिसका संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या होता है 47। लोहा होता है संकेत Fe। नाइक्रोम बिना होता हुआ निकेल प्लस क्रोमियम का नाइक्रोम। इस नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल हम लोग हीटर में करते हैं। क्या करते हैं? हीटर में करते हैं या विद्युत इस्त्री में करते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है बुआ। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये काफी महत्वपूर्ण है। चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फैराडे होगा या ओस्टर्ड होगा या एम्पियर होगा या बोर होगा? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओस्टर्ड ने किया था। किसने किया था? ओस्टर्ड ने किया था। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, मतलब विद्युत मोटर जो है ना किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो मोटर चलता है विद्युत से, तो विद्युत ऊर्जा बदल देगा किस में? यांत्रिक में। किस में बदल देगा? यांत्रिक में। तो क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा बदलेगा विद्युत में या रासायनिक, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक? सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यहीं पर एक सवाल हम बता लेते हैं, अगर जनित्र रहता, क्या रहता? जनित्र। तो जनित्र याद रखेगा यांत्रिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत जो होता है, जनित्र जो होता है वह किसको? यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। अगर बल्ब होता, बल्ब, तो याद रखना यह बदल देता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और
हीट में, हीट का मतलब उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में। इतना हमारा कितना 48 ऑब्जेक्टिव था आप लोगों ने देखा, और आपको उम्मीद जगा होगा कि हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव में से कितना के कितना सही मारे और कितना में से कितना हमारा गलत गया है। इस हिसाब से आप तैयारी करिए। अगर आपको 48 में से 45, 47, 48 अगर सही गया होगा तो आप बहुत बेहतरीन के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर बाबू उससे कम गया होगा ना तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।